पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्वॉर्ड स्किल्स को देखकर सुकी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रही थी। वहीं अब तक अपने दो खतरनाक प्यादों को हमारे ये भाई ने अब नेक्स्ट एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारे ये भाई के हाथों से इतने आराम से ढेर होता देखकर स्पिरिट लॉर्ड उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर ये भाई एक्साइटेड हो गया था कि फाइनली चूहा अपने बिल से बाहर आ गया। पर जब ये भाई उस लॉर्ड के सामने जाता है तो उसका ये कहना था कि एक चींटी हाथी के साथ मुकाबला करने आई है, देखता हूं अब तू कैसे बच के जाता है। ये बोलकर वो वहां पर और भी काफी सारे इब स्पिरिट समन कर लेता है। पर ये भाई के लिए इनसे मुकाबला करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। वो एक ही स्वॉर्ड के स्लैश में उन सभी को ढेर कर चुका था और ये देखकर तो स्पिरिट बॉस को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो वो वहां से भागते हुए हमारे हीरो को धमकी देने लगता है कि तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे प्लान को डिस्ट्रॉय किया, फ्यूचर में आकर तेरी वो हालत करूंगा कि तू सपने में भी नहीं सोच सकता। ये बोलते बोलते भाग जाता है, लेकिन हमारा हीरो भी कहां उसे जाने देने वाला था। वो उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर एंटर हो चुका था। वहां उन दोनों के वहां से जाते ही हमें इंपीरियल पैलेस के सोल्जर्स को दिखाते हैं, जो कि यहां पर अपने यंगस्टर्स की हेल्प के लिए पहुंचे थे। अब तक ली और ली क्वांग होश में आ चुके थे। लियाओ तो उन सोल्जर्स को देखकर उन पर ही चिल्लाना शुरू कर देता है कि कहां मर गए थे तुम सब, अब जल्दी से यहाँ का कचरा साफ करो। बेचारे गार्ड्स डांट खाने के बाद अपने अपने काम पे लग जाते हैं और इधर ये बदतमीज इंसान अपने भाई पर चढ़ने लग जाता है। अब इसने खुद तो एक भी बीस्ट मारे नहीं थे, इसलिए अपने भाई से कह रहा था कि तुमने जितने भी क्रिस्टल कलेक्ट किए हैं वो सभी मुझे हैंडओवर कर दो और फिर मैं तुम्हें आराम से यहाँ से जाने दूंगा। ली क्वांग को बचपन से पता है कि उसका भाई कितना कमीना है, लेकिन वो इधर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वहीं लियाओ को बेशर्म होकर सामने से उसका क्रिस्टल चुराता देखकर जुकी से रहा नहीं जाता और वो सामने से आकर उसे रॉबर बोल देती है कि दूसरों की बिलोंगिंग्स चुराते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। पर लियाओ का कहना था कि तुम मेरे सामने बोल रही हो, क्या तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ, या फिर तुम एक पपेट हो उसी बीस्ट की? अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो रहा है क्रिस्टल करेक्ट करने से, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें मारने के बाद भी मुझे क्रिस्टल्स मिलेंगे। ये बोलने के बाद वो बिना सोचे समझे उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जबकि मेन मोटिव तो उसका लोगों को बुली करना था। इससे पहले कि ये अटैक जुकी को हिट हो पाता, तभी ली क्वांग बीच में आकर उस अटैक से खुद हिट हो जाता है। अपने भाई पर ली क्वांग को गुस्सा तो काफी आ रहा था, पर वो दांत पीसते हुए कहता है कि लियाओ, अगर तुम्हें क्रिस्टल ही चाहिए तो मुझसे डायरेक्ट बात करो, इस तरीके से इनोसेंस पीपल को हमारे मामले में क्यों घसीट रहे हो? पर लियाओ का कहना था कि तुम्हें क्या लगता है कि ये इनोसेंट है? अगर ये इनोसेंट होती तो इतनी रात को हमारे मैटर में क्यों पड़ रही होती? शायद तुम इसके चेहरे से कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन तुम्हें इसकी हरकतें नजर नहीं आ रही, जो कि बिल्कुल उस ईविल स्पिरिट के कंट्रोल किए हुए पपेट्स के जैसी हैं। जुकी तो कहती है कि मुझे पपेट बोल रहे हो, बेवकूफ, अगर मेरे बिग ब्रो तुम्हें उस इल्यूजन से बाहर नहीं निकालते ना, तो तुम उसकी चपेट में आकर कब के मारे जा चुके होते। तभी वहां पर ये भाई भी आ जाता है, जो कि उन सभी से कहता है कि तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो, जबकि वो फैंटम तो यहाँ से कब का जा चुका है। जुकी भी एकदम छोटी बहन की तरह अपने भाई को शिकायत लगाते हुए कहती है कि ये बंदा बहुत ज्यादा बदतमीज है, ये मुझे फैंटम बीस्ट समझकर मुझे मारने जा रहा था। पर तभी हमारा हीरो भाई उसके सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि तुम लोगों को गलतफहमी है, उस फैंटम बीस्ट के सारे क्लोन्स को मैंने मार दिया है और इस वजह से वो यहाँ से भाग गया, अब नहीं दिखेगा। ज्यादा देर तक इल्यूजन में रहने की वजह से तुम लोगों को गलतफहमी हो गई होगी। ये भाई के कारनामों के बारे में सुनने के बाद इस बंदर को इनसिक्योरिटी होने लगती है। वो कहता है कि तुमने उन्हें मार दिया तो क्या वो वापस नहीं आ सकते? तुमने फैंटम बीस्ट को समझा क्या है? मैंने भी उनके साथ फाइट की थी, आखिर तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जुकी का तो आपको पता ही है, उसकी जुबान पे लगाम लगाना मुश्किल है। तो वो कहती है कि हमें तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम अपने मुंह से अपनी तारीफ कर दो तो बेहतर होगा। वो बंदा खुद को फ्यूचर सिटी लॉर्ड बोल के इंट्रोड्यूस करता है, जिसे सुनकर जुकी कहती है कि तुम सिटी लॉर्ड बनने वाले हो। कितने अफसोस की बात है, जो थोड़ी देर पहले अपनी बहन और भाई को जान से मारने वाला था, कितना खराब होता सिटी के साथ। अब उसे तो इंसल्टेड फील हो रहा था। इससे पहले कि वो उस पर दोबारा हमला करता, उसे डीमन पपेट बोलकर ली क्वांग बीच में आते हुए कहता है कि तुम इस तरीके से किसी पर भी हमला नहीं कर सकते। अगर ये डीमन पपेट है तो क्यों ना हम लोग हार्ट मिरर का यूज करें? जो फादर ने तुम्हें दिया था वो तो डीमन पपेट्स की लोकेशन देख सकते हैं ना। किसी भी रैंडम इनोसेंट पीपल पर हमला करके हम सिटी लॉर्ड की रेपुटेशन को खराब नहीं कर सकते। अब ली क्वांग की बातें तो बिल्कुल सही थीं, लेकिन इस बंदे के कानों में घुसे तब ना। उसे तो बस क्रिस्टल चाहिए था, किसी भी तरीके से अपने फादर के सामने ये प्रूव करने के लिए कि वो सबसे बेस्ट है। तो वो लीब से इसी बारे में बात करने लगता है कि मुझे क्रिस्टल हैंडओवर कर दो और बाकी का मैटर खुद संभाल लेना। पर ली क्वांग तो उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है।
लियाओ को लग रहा था कि वो अपने भाई से ज्यादा पावरफुल है, तो वो सोचता है कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर इसे जान से मार दिया जाए। तो सिटी लॉर्ड बनने के लिए कोई भी उसका कॉम्पिटिटर बचेगा ही नहीं। साथ ही उसे डीमन क्रिस्टल भी मिल जाएंगे। एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। ये सोचकर वो मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करके उससे हमला करना शुरू कर देता है, जिसे रोकने के लिए ली क्वांग ने अपनी विंड ग्लोइंग टेक्निक का यूज किया था। वो दोनों ही अपनी पावरफुल टेक्निक का यूज करके एक दूसरे के साथ जबरदस्त फाइट कर रहे थे। फाइट के दौरान दोनों की कल्टीवेशन में साफ साफ डिफरेंस नोटिस हो रहा था। लियाओ ली क्वांग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे अपोनेंट हो? तुम्हारे अंदर इतनी पावर है ही नहीं। मुझसे उलझना बंद करो, तुम्हारी कोई भी ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। वहीं दूर से उन दोनों की फाइट को जज करते हुए जो कि कहती है कि बिग ब्रो, मुझे नहीं लगता कि ली वांग लीव का सामना ज्यादा देर तक कर सकता है क्योंकि उसकी पावर कम है। यहाँ हमारा ये भाई अपनी छोटी बहन की तारीफ करते हुए कहता है कि इतनी छोटी सी एज में तुम्हें तो कल्टीवेशन की काफी नॉलेज है, कमाल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सच में लिया की पावर के आगे ली क्वांग हार जाता है। वो तो उसे उठाकर जमीन पर पटक चुका था। लिया ली क्वांग के सारे क्रिस्टल कलेक्ट करने के बाद उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर मेरे बाप का खून तेरे रंगों में नहीं दौड़ रहा होता ना, तो मैं तो तुझे कब का मार चुका होता। अब ये बातें तो वो उसे बचपन से कहता आ रहा है। ली क्वांग को भी गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वहीं लिया की नजरों में ली क्वांग एक नंबर का यूजलेस इंसान था। जैसे ही उसकी बहन को होश आता है, वो अपनी बहन से कहता है कि ली माई, इन दोनों को भी पकड़ लो, इनके पास से भी डीमन क्रिस्टल कलेक्ट कर लो। ली माई अपने भाई से थोड़ी अलग थी, इसलिए वो चुपचाप जाकर ये बाई से कहती है कि तुम्हारे पास जितने भी क्रिस्टल हैं वो मुझे पकड़ा दो, हमें तुम्हारे ऊपर ज्यादा हाश नहीं होना। पर जब ये बाई उसे गौर से घूरता है ना, तो वो उसकी खूबसूरती देखकर कहती है कि ये तो सच में कितना हैंडसम है। जुकी तो ली माई से कहती है कि सिस्टर, क्या तुम भूल गई हो, मेरे भाई ने ही तुम्हारी जान बचाई है। अगर वो नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता, तुम ऐसे रीपे करोगी। ली माई का कहना था कि मेरी जान बचाने के लिए मैं रीपे जरूर करूंगी, लेकिन तुम्हें वो क्रिस्टल सबसे पहले मुझे हैंड ओवर करना होगा। ये बाई तो फिर भी मना कर देता है, वो भी साफ साफ, जिसे सुनकर तो लिया उसे हजम नहीं हो रहा था। वो कहता है कि तुझे डर नहीं कि यहाँ पर मौजूद सोल्जर्स तेरे चीथड़े उड़ा सकते हैं। पर ये बाई ने जो कह दिया सो कह दिया। वो कहता है कि मास्टर होने का मतलब ये नहीं कि तुम इनोसेंट पीपल को बुली करो, और ये बोलकर वो अपनी बहन का हाथ पकड़ के वहां से जाने लग गया था। पर तभी ली माई उसका रास्ता रोकते हुए कहती है कि बिना क्रिस्टल लिए तो मैं तुम्हें यहाँ से वापस नहीं जाने देने वाली, लेकिन अगर तुम मेरे भाई को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते तो मेरे साथ बार्गेनिंग कर सकते हो। अब ये बाई को भी उस बार्गेनिंग के बारे में सुनना था कि वो कौन सी डील है जो उसे करनी है। ली माई कहती है कि क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। अब एक लड़की की तरफ से डायरेक्ट प्रपोजल मिलने की वजह से ये बाई का मुंह तो खुला का खुला रह गया था। अब वो कहता है कि कितनी डायरेक्ट हो तुम, ऐसे मुंह पे थोड़ी ना शादी का प्रपोजल देते हैं। और वो कहती है कि क्यों नहीं, तुम इतने हैंडसम हो, ब्रेव हो, और तुम्हारे अंदर तो कॉन्फिडेंट कूट कूट के भरा है। किसी भी लड़की को मौका मिलेगा तो वो तुम्हारी वाइफ बनना चाहेगी, तो मैं क्यों नहीं। वो तो वहीं खड़े खड़े हमारे हीरो को सेड्यूस करना शुरू कर चुकी थी, पर उससे बचने के लिए ये बाई खुद को पीछे हटाते हुए कहता है कि सॉरी मिस, बदकिस्मती से तुम मेरे टाइप की नहीं हो। मुंह पे रिजेक्ट कर दिया। वहीं इधर लिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बहन इन लोगों से बात क्या कर रही है। इतना टाइम थोड़ी ना लगता है क्रिस्टल कलेक्ट करने में। उसका तो सब्र जवाब दे चुका था। अब अपने भाई के उकसाने पर भी ली माई और क्या करती, वो अपने हाथों में अपनी स्पेशल पावर कलेक्ट करते हुए उसे ये बाई की तरफ थ्रो कर देती है। वो तो उस अटैक को अपने स्वॉर्ड से आराम से ब्लॉक कर लेता है। अभी भी वो लकड़ी की स्वॉर्ड का यूज कर रहा था। ली माई को गुस्सा आता है तो वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला करती है, पर थोड़ा सा झटकने पर ही उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है। ये बाई कहता है कि ये तो बहुत गलत बात है, तुम्हें तो लड़ने का मौका ही नहीं मिला। और फिर ये बोलने के बाद वो उसकी स्वॉर्ड को उसे वापस कर देता है। पर इससे पहले कि वो उस पर दोबारा हमला कर पाती, ये बाई काफी स्पीड के साथ उसके प्रेशर पॉइंट को क्लिक करता है, जिससे वो स्टैचू बन के वहीं खड़ी रह जाती है। उन प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करने की वजह से कोई भी अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाता। और ये देखने के बाद कि ये लड़का कितना फास्ट है, ली माई को तो उससे और ज्यादा प्यार होता जा रहा था। वहीं लियो भी अपनी बहन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या मैं तुम पे भरोसा कर रहा था, तुम तो 2 मिनट भी नहीं टिकी। और फिर वो ये बाई से कहता है कि लड़के, शुक्र मना कि मैं तेरे सामने नहीं आ रहा। अगर मैं तेरे सामने आ गया ना, तो फिर तू सीधा मरेगा, और मैं तुझे मारना नहीं चाहता। ये बोलने के बाद वो अपने गार्ड से कहता है कि चुपचाप जाओ और इससे स्पिरिचुअल क्रिस्टल कलेक्ट करके मेरे पास ले आओ। याद रखना, इनमें से मरना नहीं चाहिए कोई भी, मुझे ये दोनों जिंदा चाहिए। उनमें से एक सोल्जर्स तो चौड़ा होते हुए आगे आकर कहता है कि डोंट वरी मास्टर, मैं इसके लिए अकेला ही काफी हूँ।
असल में इन सोल्जर्स के आगे ये बाई की पावर अभी तक आई नहीं है ना, इसलिए इतना छोड़ रहे हैं। तो लियो भी कहता है कि चलो मेरा सोल्जर्स तो इसका कॉम्पिटिटर बन ही सकता है। लेकिन जब उसका सोल्जर आगे बढ़ के एक हमला करता है ना, तो हमारे ली बाई के एक ही अटैक पर वो ढेर हो चुका था। ये बाई को तो गुस्सा आने लगता है कि कैसे यहाँ के सारे लोग पागल हैं, अपनी पावर का यूज करके नॉर्मल लोगों को बुली कर रहा है। वो ये सारे इनजस्टिस बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, वो तो उन लोगों को सुनाना ही शुरू कर चुका था। वहीं हमें दिखाते हैं कि दूर से ये बाई की एबिलिटी को लियाओ के फादर अपने ब्लड आई के थ्रू देख पा रहे थे। वो कहते हैं कि ये दुनिया बहुत ज्यादा क्रूअल है, यहाँ पर ताकतवर की पूजा की जाती है और कमजोर को यूजलेस समझा जाता है। लियाओ, मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता था कि जो ताकतवर होता है वही कमजोरों पर रूल करता है और अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है। अपने दुश्मनों के साथ फाइट करते हुए तुम समझ जाओगे कि आखिर पावर किसको कहते हैं और तुम्हें पावरफुल होने की जरूरत क्यों है। वैसे यहाँ पर लिया के फादर की अभी की बातों से लग रहा था कि वो अपने बेटे के लिए सिर्फ अच्छा चाहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो उसे जानबूझकर गलत कदम उठाने को कह रहे हैं। उन्होंने ही तो वो मिरर अपने बेटे को दिया था, पर यहाँ फिलहाल उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बस वो लियाओ को पावरफुल बनते हुए देखना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। इधर दूसरी तरफ हम ये बाई को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक का यूज करते हुए काफी फास्टली उन सभी सोल्जर्स को निपटा चुका था। एक एक करके उनकी खटिया खड़ी करने के बाद वो स्लैश मारकर उन्हें बेहाल कर देता है। उसकी ये स्पीड वाली स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक देखने के बाद ली के तो होश उड़ चुके थे। वो कहता है कि मैं ऑलरेडी 6th रियाम पर पहुंच चुका हूं, लेकिन मेरे लिए अभी ये पॉसिबल नहीं कि मैं अपनी स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक को यूज कर सकूं। आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन कितनी है जो तुम ये टेक्निक यूज कर पा रहे हो। पर ये बाई उसकी बातों को इग्नोर करके यहाँ गार्ड्स को सुनाना शुरू कर देता है कि फैंटम बीस्ट के सामने तो कोई आगे नहीं आया और यहाँ कमजोर लोग देखते ही उनके ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। किस तरीके के सिटी गार्ड्स हो तुम सभी लोग। अब उनमें से कोई भी इस हालत में नहीं बचा था कि वो उसके साथ फाइट कर सके, इसलिए लिया उससे कहता है कि क्या तुझे अब भी वो स्पिरिचुअल क्रिस्टल चाहिए। पर लगता है कि इस बंदे को अपनी पावर पे कुछ ज्यादा ही घमंड है। उसे लग रहा था कि ये सभी लोग हमारे ये बाई से इसलिए हार गए हैं क्योंकि ये सभी लोग वीक हैं। वो कहता है कि इन्हें हराने का मतलब ये नहीं कि तू मेरे सामने शो ऑफ कर सकता है। उसकी बातों से ये बाई समझ जाता है कि ये भी लातों का भूत है, बातों से तो नहीं सुनने वाला। तो वो थकते हुए कहता है कि ठीक है, फिर बातों में टाइम वेस्ट क्यों करना, आजा भिड़ ले। पर लगता है कि ये बंदा अलग ही डेल्यूजन में जी रहा है। वो कहता है कि मैं तुझे एक लास्ट चांस देता हूँ, अपने हाथ से बस स्पिरिचुअल क्रिस्टल मुझे हैंड ओवर कर दे। आफ्टर ऑल मैं फ्यूचर सिटी लॉर्ड जो बनने वाला हूँ, तुझे ऐसे ही जाने दूंगा। लेकिन अगर तूने फाइट को कंटिन्यू किया और तू मेरे हाथों से हारा तो सारी जिंदगी टॉर्चर करूंगा। तो वो सीधे सीधे क्रिस्टल मुझे हैंड ओवर करके मेरा सबऑर्डिनेट भी बन सकता है। तुझे किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी। पर ये बाई तो इसे भी रिजेक्ट करते हुए कहता है कि तेरे कैरेक्टर को देखकर लगता नहीं कि तू इस लायक है कि मैं तेरा सबऑर्डिनेट बनूं। अब ये तो उसकी शुद्ध देसी घी वाली इंसल्ट थी। वो बर्दाश्त कहाँ करता। कहता है तो फिर मर, और फिर अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए उससे अटैक थ्रो कर देता है, जिसका नाम था सनवेयर स्वॉट टेक्निक। ये अटैक्स बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पर फायर रिलीज कर रहे थे और बहुत स्पीड में आ रहे थे, पर हमारा ये बाई इनसे बहुत ही तेजी से स्केप करते हुए बच जा रहा था। और वहीं गार्ड्स अपनी पिटाई भूलने के बाद लियाओ को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं कि मास्टर अब कर सकते हैं, इसे अच्छा मजा चखाइए। गलत फहमी हो जाती है कि हमारा ये बाइक इस बंदे के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। उनके यंग मास्टर इसे आराम से हरा देंगे। वहीं ली हवा में फ्लाई करते हुए हमारे हीरो को धमकी देते हुए कहता है कि अब तेरे पीछे हटने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। और फिर अपने स्वॉर्ड में फ्लेम रिलीज करते हुए चारों तरफ बिना देखे अटैक थ्रो करना शुरू कर देता है, जहां उसके अटैक की वजह से आसपास की चीजें भी डिस्ट्रॉय हो रही थी। पर यंग मास्टर होने की वजह से बेचारे को इस चीज की खबर नहीं पड़ती और ना ही कदर है। वहीं ये बाय तो अपने कपड़े झाड़ते हुए कहता है कि बस तेरे पास यही है, मुझे तो लगा था कि तू थोड़ा और स्ट्रांग होगा, पर तूने तो डिसअपॉइंट करके रख दिया। ये बाई की बातों से ये बंदा और ज्यादा गर्म हो जाता है और कहता है कि ये ले, तेरे लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक प्रिपेयर कर रहा हूं, इसके बाद तो तुझे सांस लेने के लिए 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा। और ये बोलकर वो ट्रिपल थंडर फॉर्मेशन अटैक थ्रो कर चुका था, जिसकी एनर्जी और खतरनाक ब्लास्ट को देखने के बाद हमारा हीरो कहता है कि हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन ये अभी भी मेरा मुकाबला करने के काबिल नहीं है। और ये बाई फिर से अपने बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए अपनी स्वॉर्ड से काफी खतरनाक टाइगर को बाहर निकालता है। ये टाइगर स्पिरिट आगे बढ़ते हुए न केवल लिया के अटैक को डिस्ट्रॉय करती है, बल्कि उसे भी इंजर्ड कर देती है, जो कि ऊपर से सीधा नीचे टपकता है। उस टाइगर को अपने पास देखने के बाद तो इस बंदे की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। अपने डैड को याद करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे मत मारना। ये बाई ने अपने उस स्पिरिचुअल बीस्ट को वापस बुला लिया था और अपनी स्वॉर्ड को उसके ऊपर तानते हुए वहीं रोक देता है।
ये बाइक थोड़ी ना उसे जान से मारने वाला था। वो तो उसे कह रहा था कि देखो, घमंडी होने की कोई ज़रूरत नहीं और अपनी पावर का शो ऑफ थोड़ा कम किया करो, क्योंकि यहाँ पर दुनिया में तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल लोग मौजूद हैं। ये बोलने के बाद वो उसे वहाँ से दफ़ा होने को कहता है और वो बंदा भी अपने 11 नंबर की बस पकड़कर रवाना हो चुका था। लेकिन अभी भी इस बंदे का घमंड टूटा नहीं है। दौड़ते दौड़ते यही कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस कमीने से हार गया, मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है। फादर के पास जाकर ये मेक श्योर करना होगा कि ये जाइलन सिटी छोड़कर ना भाग सके। ये बंदा सांस नहीं लेने वाला जब तक वो ये बाई को सबक ना सिखा दे। वो अपने यंग मास्टर को वहां से 9-2-11 होता देखकर सोल्जर्स की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। और वही हाल ली मई का भी था। उसे लग रहा था कि अब उसकी बारी है। बेचारी अभी भी फ्रीज हुई पड़ी थी, पर हमारा हीरो आकर उसे रिलीज कर देता है और वो छोड़ते ही कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अगर बिग ब्रो ने फादर के सामने तुम्हारा नाम ले दिया तो तुम्हारे लिए यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ ज़ूकी ये बाई की तारीफ करते हुए कहती है कि बिग ब्रो, आपके स्किल्स तो कमाल के हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, पक्का स्वॉर्ड किंग रियान पर होंगे, है ना? अब ये तो उसने दुखती नस पर हाथ रख दिया। ये बाई कैसे बताए कि बेचारा इतने सालों से ट्राई कर रहा है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। ये बाई उसे कुछ कहता नहीं है, बल्कि उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हें कल्टीवेशन को लेकर बहुत नॉलेज है, क्या तुम्हें स्वॉर्ड कल्टीवेशन आती है? ज़ूकी कहती है कि आपकी जगह नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आता ही है। तभी उन दोनों की नज़र ली गैंग पर पड़ती है, जो कि वहां पर अकेला बेहोश पड़ा था। ज़ूकी को समझ नहीं आता कि ये बंदा कौन है और इसे कौन ले जाएगा वापस। ये बाई को लियाओ की बातों की हेल्प से पता लग चुका था कि ये भी उन्हीं का भाई है। वो कह रहा है कि सिटी लॉर्ड का बेटा होने के बावजूद भी दोनों की ट्रीटमेंट में कितना बड़ा डिफरेंस है। एक को उठाकर ले गए और दूसरे को यहीं फेंक के चले गए। इसका मतलब ये है कि उसकी कोई खास कदर नहीं करता। इसे यहाँ पर अकेला छोड़ना खतरे से भरा होगा, इसलिए वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। लीमा इसे कहता है कि जब ये होश में आ जाएगा वापस घर पहुंच जाएगा, तुम जा सकती हो। ये बाई ली गैंग को अपने साथ ले जाने के बाद उसकी ट्रीटमेंट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद उसे होश आ गया था। होश में आते ही वो कहता है कि मेरी जान किसने बचाई? ज़ूकी तो बड़ी खुशी से बताती है कि मेरे बिग ब्रो ने, अगर वो नहीं होते ना तो विलन तुम्हें जान से मार देते। यहाँ ये बाई उससे उसका हालचाल पूछने लगता है। पता नहीं अचानक से ली गैंग को क्या होता है, वो उन दोनों को वहां से झटकते हुए कहता है कि मुझे तुम लोगों की फिक्र की जरूरत नहीं और जो तुमने किया उसके लिए मेरा एहसान रहेगा। वो गुस्से में वहां से चला गया था। ज़ूकी को समझ नहीं आता इनके खानदान के सारे लोग पागल हैं क्या, एहसान समझते नहीं है लोगों का। पर ये बाई का कहना था कि छोड़ो, हमारा काम था हमने कर दिया, बाकी का वो जाने और उसकी फैमिली जाने। ज़ूकी का पूछना था कि अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्योंकि सिटी का काम तो खत्म हो गया ना। ये बाई बताता है कि वो तो जाइलन सिटी इसलिए आया है क्योंकि उसे रॉयल सिटी जाना है, तो क्या वो उसके साथ चलेगी? ज़ूकी तो तैयार थी, कहती है अगर आप अकेले जाओगे तो क्या पता फैंटम बीस्ट आप पर हमला कर दे, मैं आपके साथ रहूंगी तो आपको पता तो रहेगा। ये बाई को हंसी आती है कि ये लड़की कितना एक्स्ट्रा सोचती है। वो कहता है कि ये मत कहना कि तुम्हें लगता है कि मुझे एक लड़की की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। पर ज़ूकी का कहना था कि आप कुछ भी कहिए, मैं तो आपके साथ चलने वाली हूँ, चाहे आप चाहें या ना चाहें। ये बाई कहता है ठीक है, हम लोग मॉर्निंग में निकल जाएंगे, तब तक रूम रेस्ट कर लो, मैं कल्टीवेशन कर लूँ। ये बोलने के बाद बैठकर कल्टीवेट करने लग जाता है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर होता देखकर वो कहती है कि आपकी कल्टीवेशन स्ट्रेंथ कितनी इंप्रेसिव है, आपने थोड़ी ही देर में इस पूरे कमरे को स्पिरिचुअल पावर से भर दिया, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। बोलकर वो भी बगल में बैठकर कल्टीवेट करने लगती है, जहां उसकी कल्टीवेशन यानी स्पिरिचुअल पावर का ऑरा उतना ज्यादा नहीं था जितना ये बाई का था। पर तभी कल्टीवेट करती हुई ज़ूकी के पीछे दिखाते हैं उसके बैक पे एक छोटा सा स्वॉर्ड था, शायद ये उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि लिया अपने फादर के आगे जाकर शिकायत लगाने लगता है कि ली क्वांग ने उसका सारा क्रेडिट छीनने की कोशिश की है। फैंटम डीमन को लिया ने अपनी पावर का यूज करके मारा, पर वहीं दूसरी तरफ ली क्वांग अपने साथ कुछ गुंडे लेकर आया था। वो यहाँ पर हमारे हीरो को गुंडा कंसिडर कर रहा है और उसकी हेल्प से उसने मुझे बुली किया और मेरे सारे क्रिस्टल छीन कर लेकर चला गया। अपने फादर के आगे रोते रोते वो तो अपने लिए जस्टिस मांग रहा था। फिर उसके फादर उसकी झूठी कहानी पर यकीन करते हुए कहते हैं कि अगर ली गॉन्ग ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने रूल बनाया था कि जिसके पास ज्यादा क्रिस्टल होंगे वही सिटी लॉर्ड बनेगा। पर अगर तुम कह रहे हो कि फैंटम डीमन को तुमने हराया है तो सिटी लॉर्ड तुम्हें बना दिया जाएगा। और रहा सवाल ली क्वांग का, तो तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया जो तुम उसके हाथों से हार गए और अपने क्रिस्टल गवा दिए। तुम्हें अपनी पावर पर और ज्यादा काम करना चाहिए था। एक राजा बनने के लिए तुम्हें सबसे ताकतवर बनना होगा, ताकि अगर सारी प्रजा भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो भी तुम्हें हरा ना पाए। बेसिकली यहाँ उसके फादर का कहना था कि अगर तुम स्ट्रांग होते तो ली क्वांग तुम्हें नहीं हरा पाता।
दूसरी तरफ ये बाय और जूकी को दिखाते हैं जो कि कल्टीवेट करते करते पूरी रात गुजार चुके थे और दोनों की ही कल्टीवेशन इंप्रूव हो चुकी थी। जूकी कहती है अपनी कल्टीवेशन खत्म करने के बाद कि बिग ब्रो की वजह से मेरी कल्टीवेशन इतनी तेजी से बूस्ट हो गई, वरना तो मुझे 1 महीना लग जाता। ये बाई अपनी कल्टीवेशन खत्म करने के बाद जूकी से कहता है कि चलो छोटी बहन, खाना खराब करने के बाद अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करने चलते हैं। अरे बाउंड्री अनाउंस किया था ना सिटी लॉर्ड ने कि जो भी फैंटम डीमन को मारेगा, जितने डीमन को मारेगा उतना बड़ा प्राइज मिलेगा। तो ये बाई के पास तो काफी सारे क्रिस्टल थे। वो सोचता है कि चल के सिटी लॉर्ड के पास जाकर अपना रिवॉर्ड कलेक्ट किया जाए। जूकी भी उसके साथ जाना चाहती थी तो वो मना नहीं करता, उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जैसे ही वो सिटी लॉर्ड के मैंशन के बाहर पहुंचता है, गार्ड्स उसे वहीं रोक लेते हैं, पर हमारा हीरो कहता है कि वो तो रिवॉर्ड कलेक्ट करने आया है। इससे पहले कि उसे अंदर एंट्री मिलती तभी वहां पर ली क्वांग भी हाजिर हो चुका था, जो आते ही ये बाई को वहां से जाने को कहता है कि तुम अभी तक निकले नहीं इस सिटी से। ये बाई का कहना था कि निकलना क्यों है, मैं तो अपना रिवॉर्ड लेने आया था ना, आखिर तुम लोगों ने ही तो बाउंटी अनाउंस की थी। पर लियोंग का कहना था कि तुम्हें फिलहाल रिवॉर्ड की नहीं, अपनी जान की परवाह करनी चाहिए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। लियोंग काफी ज्यादा पैनिक कर रहा था, पर ये बाई अभी भी रिलैक्स्ड है। तभी देखते ही देखते वहां पर लियाओ की एंट्री हो जाती है, जो कि ली क्वांग को साइड में हटाते हुए कहता है कि तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, फिलहाल मैं अपने मेन दुश्मन को तो देख लो। उसे लग रहा था कि ये बाई उससे डर कर यहाँ पर आया है। कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने जाने वाला था, पर देखो डर के मारे तुम मेरे घर के सामने खुद ही आ गए। मेरी रेपुटेशन के बारे में बाद में पता चला होगा और सुनकर डर गए होंगे, है ना। ये बाई उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि क्या डर, मैं तो यहाँ पर रिवॉर्ड लेने आया था। और वो उसे पूरी कहानी बताता है, पर यह बंदा अभी भी शो ऑफ करना बंद नहीं कर रहा था। कहता है कि कल रात को मैंने तुझे क्या कहा, तेरे दिमाग से निकल गया क्या? मैंने बताया था ना कि फ्यूचर का सिटी लॉर्ड मैं हूँ और मुझसे पंगा लेकर तूने अच्छा नहीं किया। बेटे तूने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इतनी आसानी से तो बचने वाला नहीं है तू। अब तुझे रिवॉर्ड नहीं पनिशमेंट मिलेगी, और ऐसी पनिशमेंट जिससे तू बच के नहीं जा सकता। और फिर वो अपने सभी गार्ड्स को कहता है कि पकड़ लो इसे। सारे गार्ड्स तैयार हो चुके थे। ये बाई उन्हें वहीं रुकने को कहता है। ये सुनकर लिया बिलाई, क्या हुआ बच्चा, डर गया क्या? माफी मांगनी है मांग ले, आज मैं बड़ा रहमदिल बना बैठा हूँ। अगर तेरी माफी अच्छी लगी तो मैं तेरी जिंदगी बख्श दूंगा। पर ये बाई कह रहा है कि देख, मैं अपने यहाँ पे काम से आया हूँ, अगर तू मेरे और सिटी लॉर्ड के बीच में आएगा और अपने काम से काम नहीं रखेगा तो फिर आगे तू बहुत पछताने वाला है। मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए, सीधे सीधे मुझे मेरा रिवॉर्ड लेने दो। पर लियो कहता है कि देखो, अब तुम्हारे सारे सपने ना चूर चूर होने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा बंदा जिसने कि फैंटम बीस्ट को मारे, उसके क्रिस्टल मुझसे चुरा लिए, उस जैसा चूर अगर सिटी लॉर्ड के सामने जाकर खुद से रिवॉर्ड मांगेगा तो थोड़ी ना रिवॉर्ड मिलेगा। इस जेनिन सिटी में मेरे रूल्स चलते हैं, और जो नहीं मानता उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती है। और अब सारी सिटी तेरी जान की दुश्मन बनी बैठी है। जूकी को सारी कहानी समझ आ चुकी थी और ये बाई को भी। जूकी कहती है कि ब्रो, लगता है इसने तुम्हें फंसा दिया और डर्टी ट्रिक्स चल रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लियो तो उसकी बातों से खुश हो जाता है कि अरे लड़की, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो, मुझे पसंद आया तुम्हारा समझदार होना, क्यों ना मैं तुम्हें अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लूं, वैसे भी दिखती भी काफी खूबसूरत हो। ये बोलकर वो जैसे ही छूने जा रहा था, ये बाई उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है, ये कहते हुए कि अगर दोबारा अपने हाथ को काबू में नहीं रखा ना तो अलग कर दूंगा बॉडी से। पर ये बंदा तो अभी भी नहीं रुकता, कहता है बच्ची हो या बड़ी हो, मुझे तो बस तुम्हारी बहन चाहिए। इससे पहले कि इस बार ये बाई कुछ करता, जूकी कहती है कि ब्रो, मुझे संभालने दो, लगता है इसके अंदर कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ गई है, उतारनी पड़ेगी। और फिर इतनी जोर से उसका घंटा बजाती है ना, बेचारा रोना शुरू कर देता है और फिर तड़पते हुए अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इनके टुकड़े टुकड़े कर दो। इससे पहले कि गार्ड्स आगे बढ़ते, ये ली कांग उन्हें रोकते हुए इन्हें भागने को कह रहा था। ये बाई ली कांग को पहले तो उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है और फिर कहता है कि मेरा मैटर मैं खुद संभाल लूंगा, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं, और मैं यहाँ आया हूँ तो इतनी आसानी से मुंह छुपा कर तो नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। वहीं गार्ड्स भी उसके ऊपर ये बोलकर चढ़ने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर को परेशान करने की। और वहीं वो बंदा तड़पते हुए कह रहा था कि छोड़ना मत, अपनी पूरी जान लगाकर लड़ना, ये बहुत ताकतवर है। एक एक करके सारे गार्ड्स हमारे हीरो ये बाई को घेर लेते हैं। जूकी उन्हें देखने के बाद कहती है कि बिग ब्रो, क्या मैं इनके साथ थोड़ी देर खेल सकती हूँ? वो अलाउ करता है तो ये अपनी पावर रिलीज करती है और क्रिस्टल अटैक थ्रो करना शुरू कर देती है, जिससे वो गार्ड्स थोड़ी देर के लिए तड़पने लग गए थे। जूकी ने अपनी पावर की हेल्प से एक ही बार में उन सभी के हाथ को इंजर्ड कर दिया था, जिससे वो अपना हाथ संभाल नहीं पाते। वो दोबारा अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करते हुए गोल गोल लट्टू की तरह घूमकर इन पर हमला करती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बंदूक हो और ये सभी लोग उसका शिकार। घूम घूम कर ही उनकी खटिया खड़ी कर देती है। उसकी एबिलिटी तो ये बाई को भी इंप्रेसिव लग रही थी।
अभी तक ये बाई को पता नहीं था कि ये लड़की कितनी पावरफुल है, इसलिए उसकी एबिलिटी देखने के बाद कहता है कि ये तो छुपी रुस्तम निकली। लियाओ को यकीन नहीं होता कि एक बार फिर से उसके गार्ड्स ढेर हो चुके हैं और वहीं ज़ूकी मैडम इन सभी गार्ड्स को ढेर करने के बाद स्वैग से खड़ी हो जाती है। वहीं उसका अपीयरेंस देखने के बाद ली कांग बिलाई कि ये लड़की देखने से 14 साल की लगती है, लेकिन फिर भी 5th रैंक की स्वॉर्ड मास्टर बन चुकी है। इतनी कम एज में इतनी पावरफुल। ज़ूकी जो कि अपने ही ध्यान में मग्न थी, उन गार्ड्स को बुरा भला बोल रही थी कि तभी पीछे से एक खतरनाक पाम स्ट्राइक उसके ऊपर थ्रो हो चुका था। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके लिए ज़ूकी का अकेले संभालना मुश्किल था।